एक बार एक गांव में बहुत सारे सांप फैल गए। आए दिन किसी न किसी की मौत हो जाती। डर इतना फैल गया था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते और बात बर्दाश्त के बाहर होती चली गई। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि आखिर ये सब कब तक चलेगा, इसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। फिर एक दिन ये तय हुआ कि शाम को सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होंगे और इस बारे में बातचीत की जाएगी। पास में एक नेवला भी खड़ा था जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। शाम को जब सभा बुलाई जाती है तो उस सभा में वो नेवला भी आता है। उसने सबके सामने एक प्रस्ताव रखा कि सांप बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा इन सांपों से, बदले में तुम लोग मुझे दूध रोटी दे दिया करना। गांव वालों ने सोचा कि सौदा बुरा नहीं है, अब नेवला दिन भर इतनी मेहनत करेगा, इतना काम करेगा, तो बदले में अगर कुछ मांगता है तो भला क्या दिक्कत है। बात पक्की हो गई। कुछ दिन बीते और लोगों ने देखा कि गांव में सांप तो कम ही नहीं हो रहे हैं। फिर सभा बुलाई गई। सभा में नेवला भी आया। अब नेवले पे जो दूध रोटी मिल रही थी उसको फ्री की, उसका असर दिखना शुरू हो गया था। वो पहले से और मोटा और तंदुरुस्त हो गया था। नेवले से पूछा गया कि आखिर ये सांप क्यों नहीं कम हो रहे हैं। नेवला मुस्कुराया और बोला, अगर सारे सांप खत्म हो गए तो मेरी दूध रोटी कैसे चलेगी। भारत में भी इसी तरह के कई सांप घूम रहे हैं। सांप इतने ज्यादा हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। एक है अनएम्प्लॉयमेंट, एक है पेपर लीक्स, एक है महंगाई, एक है क्लाइमेट चेंज। सांप वाकई बहुत ज्यादा है और सभा भी जमा होना शुरू हो गई है। लोकल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन देनी बार ईवीएम से पंचायत चुनाव कराया जाएगा। मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते। एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां क्यों नहीं सुनाई? एक बात का जवाब मैं दूंगा, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है। आने वाले कुछ महीनों में देश में बहुत सारे इलेक्शंस आने वाले हैं, जैसे कि अभी नवंबर 2025 में हुए बिहार में विधानसभा चुनाव, 2026 में कुछ राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनाव। इन इलेक्शंस में भी काफी लोग तुम्हारे पास आएंगे और इन्हीं सारी दिक्कतों का हवाला देकर तुमसे वोट मांगेंगे, यानी दूध। तुम्हें एक बार फिर से लगेगा कि शायद ये आदमी काम का हो सकता है, लेकिन आने वाले 5 सालों तक ये बैठकर सिर्फ और सिर्फ दूध रोटी तोड़ता है। और अगले इलेक्शंस में वो फिर तुम्हारे सामने होगा और तुमसे कहेगा कि हमें सांपों को खत्म करने के लिए और दूध रोटी दो, यानी कि पावर। और तुम एक बार फिर धोखा खाओगे और फिर ये लूप चलता चला जाएगा। फेमस ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो की एक बहुत पॉपुलर लाइन है, वन ऑफ द पेनल्टीज फॉर रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स इज दैट यू एंड अप बाय गवर्न्ड बाय योर इंफीरियर्स। यानी राजनीति में हिस्सा न लेने की एक सबसे बड़ी सजा ये है कि आपसे ज्यादा घटिया लोग आप पर शासन करने लगते हैं। हम बहुत कमजोर लोग हैं। हम इतने कमजोर लोग हैं कि हम अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। हमने अपनी लगाम किसी दूसरे के हाथ में दे दी है। और अगर कल को कोई एक ऐसा आदमी आ जाए जो वाकई में कुछ अच्छा करना चाहता हो तो हम उसे आगे ही नहीं बढ़ने देंगे। इसी देश में महात्मा गांधी भी हुए, इसी देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हुए, लेकिन आज के हालातों को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि ये वही भारत है? कई ऐसे सवाल हैं जो अक्सर मन में खड़े होते हैं। क्या पॉलिटिक्स से वाकई देश का भला हो सकता है? क्या आम आदमी को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए? वोट दें तो किसको दें? इन्हीं कुछ बातों को जानेंगे इस वीडियो में। मैंने कहा 65 लाख क्या 8 करोड़ वोटर हैं बिहार में, किसी को वोट देने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए पूरे भारत में, क्योंकि आप वोट देने लायक नहीं है। पॉलिटिक्स इज इक्वल टू एम्बिशन। अक्सर ये देखा जाता है कि पॉलिटिक्स में जो आदमी जाता है वो बहुत ही एम्बिशियस होता है, और एम्बिशियस आदमी खतरनाक है क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। होना तो ये चाहिए कि पॉलिटिक्स का यूज कुछ इस तरह से हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। लेकिन एम्बिशियस आदमी ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो सिर्फ अपना फायदा चाहता है। और ये आदमी हर जगह है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर जगह, यूएस में, रसिया में, चाइना में, हर जगह। और रसिया तो इसका जीता जागता उदाहरण है। साल 1991 में सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। कोलैप्स होने के बाद ये बहुत सारे हिस्सों में टूट गया और इसके बाद रसिया एक नया डेमोक्रेटिक कंट्री बना। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में चुनाव होते हैं तो वहां भी चुनाव में बोरिस येल्सिन वहां के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। और फिर साल 1993 में रसिया को कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां पे सबसे ज्यादा पावर जो है वो प्रेसिडेंट की है। इसी क्रस्तन के चलते साल 1999 में जो वहां के प्रेसिडेंट थे यानी कि येल्सिन, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और उनके रिजाइन करने के बाद रसिया के अंदर एंट्री होती है एक बहुत ही एम्बिशियस आदमी की, व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इस तरह से तोड़ा मरोड़ा है कि आने वाले साल 2036 तक रसिया का जो पूरा कंट्रोल है वो पुतिन के ही हाथ में रहेगा। इसी एम्बिशन का नतीजा है रसिया यूक्रेन वार। हजारों लोग मर गए, हजारों लोग मर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि पावर एक एम्बिशियस आदमी के हाथ में है। कोई एक कंट्री जो अमेरिका के टक्कर में खड़ी हो सकती है इस समय, वो है रसिया। लोग ऐसा कहते हैं कि पुतिन की इसमें कोई गलती नहीं है, वो अपना देश बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इसी तरह से अमेरिका में भी एक एम्बिशियस आदमी बैठा होगा जो अपने देश को बचा रहा होगा। ऐसे ही कुछ एम्बिशियस लोगों का नतीजा है कि आज हमारे पास लगभग 12,241 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इतना एक्सप्लोजिव ह्यूमैनिटी के खिलाफ,
ये एक्सप्लोजिव इतना ज़्यादा है कि अगर पूरी दुनिया को इससे 5 बार ख़त्म किया जाए ना, 5 बार, तब भी एक्सप्लोजिव बच ही जाएगा। दुनिया में जितने भी देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सबका कहना है कि हमने अपने बचाव के लिए न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं। हमारा इरादा नहीं है कि किसी दूसरे देश पर अटैक कर दें। अब सारे देशों ने जब अपने बचाव के लिए रखे हैं, तो भला उन पे आक्रमण कर कौन रहा है भाई? अटैक कर कौन रहा है? अब रूस में तो ऑपरेशन डेड हैंड तक तैयार हो चुका है लोगों के हिसाब से। मतलब अगर कभी भी ऐसा हुआ कि रसिया किसी वार में हार जाता है या फिर हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि उसके सामने कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचता, तो एक ऐसा सिस्टम है कि बटन दबाते ही ऑटोमेटिक जितने भी देश हैं दुनिया के, सब पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉक हो जाएगी और उन सारे देशों पर ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगी। यानी रसिया नहीं है अगर विश्व के नक्शे पर, तो कोई भी देश नक्शे पर बचेगा ही नहीं। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें कोई एक ही सुप्रीम हो सकता है, और सुप्रीम कौन नहीं होना चाहता भला? अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया में उसका दबदबा हो, सब उससे डरें। रसिया चाहता है कि नहीं, वो सुप्रीम हो, पूरी दुनिया में उसका दबदबा हो। फिर इसी तरीके से चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। लेकिन आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इससे कोई लेना देना है ही नहीं। इस सुप्रीम होने के पीछे बस कुछ ही एम्बिशियस माइंड है, कुछ ही एम्बिशियस लोग हैं, और उन पर कोई आँच ना आए, उन पर कोई बात ना उठाए, इसलिए उन्हें दुश्मन दिखाने पड़ते हैं। अब रसिया दिखाएगा कि अमेरिका उनका दुश्मन है, अमेरिका दिखाएगा कि रसिया उनका दुश्मन है, पाकिस्तान के लिए इंडिया दुश्मन है, इजराइल के लिए फिलिस्तीन दुश्मन है, और हमेशा कोई ना कोई मुद्दा उठाना पड़ेगा, वरना पॉलिटिक्स करना इम्पॉसिबल है। पॉलिटिक्स बिना मुद्दे उठाए हो ही नहीं सकती। भारत के अंदर भी यही हाल है। इस समय बीजेपी का बोलबाला है देश के अंदर, और बीजेपी सत्ता में बनी रहे, इसलिए जरूरी है कि हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होते रहें। ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे तो बीजेपी को फायदा होता रहेगा, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि मेजोरिटी जो वोटर्स हैं वो उनके पक्ष में आए, और भारत की 80% जनसंख्या लगभग वो हिंदू है। ये 80% लोग बीजेपी का वोट बैंक है। कांग्रेस ये कभी नहीं चाहती कि हिंदू मुस्लिम लड़े, वो चाहती है कि इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि कांग्रेस की नींव इसी पर रखी गई है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं। इन सबके अलावा एक और है, आप, यानी कि आम आदमी पार्टी। अब केजरीवाल कैसे भी हों, लेकिन बेतुके बिल्कुल नहीं है। उनकी पॉलिटिक्स साइंटिफिक है, उन्होंने गरीबों को टारगेट किया, हिंदू मुस्लिम नहीं। केजरीवाल का कहना है कि तुम हिंदू हो मुस्लिम हो फर्क नहीं पड़ता, तुम गरीब हो, बस इतना ही पर्याप्त है। इसलिए सरकार सत्ता में आते ही बहुत कुछ फ्री हुआ दिल्ली में, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन फ्री, और महिलाओं के लिए बसेस फ्री, लगभग सब कुछ फ्री, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आपकी तरफ आ सके, आम आदमी पार्टी की तरफ। अब एक आम आदमी को क्या चाहिए? उसकी बेसिक नीड्स जो हैं वो फ्री हो जाए बस। अब जिसने ये कर दिया वो उसकी तरफ हो लिए। कुछ इस तरह से इंडिया में पॉलिटिक्स चलती है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसी पॉलिटिक्स चलती है, बहुत सारे देश हैं दुनिया में ऐसे जहाँ पे ऐसी ही पॉलिटिक्स चलती है। अगर कुछ कम्युनिस्ट देशों को, जैसे कि चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया, इनको हटा दिया जाए तो बाकी सब देशों का यही हाल है। पॉलिटिक्स जोड़ती नहीं है, तोड़ती है। कोई एक देश भी पूरी तरह यूनाइटेड नहीं है। और हम बात करते हैं विश्व बंधुत्व की, वसुधैव कुटुंबकम की। जब कोई एक देश भी यूनाइटेड नहीं है पूरी तरीके से, तो भला दुनिया एक कैसे होगी? और ये सब करतूतें सिर्फ कुछ ही लोगों की हैं। अब इस मोड़ पर हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि देश के लिए कम्युनिज्म ही सही है। अब अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हमारे पड़ोसी देश चाइना में ही देख लो क्या हो रहा है वहाँ पर। चाइना के अंदर मस्जिदें गिराई गई और इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, दुबई हो गया, फिलिस्तीन हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, तुर्की हो गया, किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। और तो और चाइना इस समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है इसके बावजूद, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया उसके अगेंस्ट है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी कश्मीर मुद्दे की बात उठती है तो चाइना हमेशा फेवर करता है पाकिस्तान का, खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करता है जैसे कि वो मुस्लिमों का बहुत बड़ा हितैषी हो। लेकिन अगर ऐसा है तो चाइना के अंदर जो मस्जिदें गिराई गई वो किस लिए? और पाकिस्तान में वो लोग जो इंडिया को मुस्लिमों के लिए खतरनाक मानते हैं, उन्होंने इसके खिलाफ क्यों नहीं कुछ बोला? वो तो फिर भी कुछ लोग थे। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, फिलिस्तीन, तुर्की, इन्होंने भी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। तो फिर वो कौन से देश हैं जो मुस्लिमों का भला चाहते हैं? बात यह है कि इससे दरअसल किसी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और जिस दिन इन देशों के मुस्लिमों को ये बात समझ में आ गई, उस दिन से उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। और उस दिन के बाद इनकी पॉलिटिक्स ज़्यादा देर तक चलने नहीं वाली है, क्योंकि ये तो बस लोगों को गुमराह करने के तरीके हैं। बस ये बस एक तरह की राजनीतिक गुलामी है। भारत में भी ये राजनीतिक गुलामी बहुत अच्छे से चलती है, और ये राजनीतिक गुलामी भी भारत में सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत में राजनीतिक सामाजिकरण की कमी है। लोग पॉलिटिक्स के बारे में तर्क नहीं करते हैं, वो सिर्फ बहस करते हैं, और ये बहस भी सिर्फ रील्स तक ही सीमित रह गई आज। बीजेपी कांग्रेस भी रील्स पर ही होगा, हिंदू मुस्लिम भी रील्स पर ही होगा, सब कुछ रील्स पर ही होगा। वो भूल जाते हैं कि रील्स भी इसीलिए बना पा रहे हैं क्योंकि राजनीति अच्छी चल रही है। लोग जब तक इस पर चर्चा करना शुरू नहीं करेंगे तब तक ये राजनीतिक गुलामी चलती ही रहेगी। और चर्चा करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम किसी से भी जाके भिड़ जाओ कि बीजेपी अच्छी है या कांग्रेस अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब तो सिर्फ इतना ही हुआ कि आप पहले से ही मान के बैठे हो कि बीजेपी अच्छी है या फिर कांग्रेस अच्छी है। कुछ इस तरह से होता है कि जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं
वो कांग्रेस को गाली देने लग जाते हैं। और जैसे ही वो कांग्रेस को गाली देना शुरू करते हैं, वो महात्मा गांधी को गाली देना शुरू कर देते हैं, जवाहरलाल नेहरू को गाली देना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये आइडिया भी नहीं है कि आज की जो कांग्रेस है वो बिल्कुल अलग है, वो एक राजनीतिक पार्टी है। जबकि 1947 में जो कांग्रेस थी वो एक संगठन था, एक ऐसा संगठन जिसने भारत को आज़ादी दिलाने में उसकी मदद की थी। लेकिन इस कांग्रेस की तुलना वो उस कांग्रेस से करते हैं। जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह को अपने पास रख लेंगे, जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को अपने पास रख लेंगे। कुछ इस तरह से पॉलिटिक्स होती है इंडिया में तोड़ तोड़ कर। लेकिन अगर कल को उन्हें पता चले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वही अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस के, तब किसे सपोर्ट करेंगे ये? और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हर एक पार्टी की अपनी अपनी पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी होती है, पॉलिटिक्स करने का तरीका होता है हर एक पार्टी का अपना अपना। और बीजेपी यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू उसकी तरफ हो जाएं। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ वोट बटोरे जा सकते हैं, इससे देश का कोई भला नहीं होने वाला है। और अगर पॉलिटिक्स सही ना हो देश की, तो देश की बर्बादी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। 1947 के बाद जितने लोग पैदा हो गए इस देश में वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लोग जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अनाज चाहिए हमें, और खेती तो सीमित ही है। फिर लोग बढ़ते चले जाएंगे तो खेती और कम होती चली जाएगी, अनाज और कम होता चला जाएगा, और फिर ये अनुपात बढ़ता ही चला जाएगा। और जब कंडीशन ये आ जाए कि चारों तरफ लोग भूख से मरने लगे, तो किसको पड़ी है भला कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम? और अगर कुछ इसी तरह से चलता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये हालात आ भी जाएं। और अगर ऐसा होता है तो ये सब होगा पॉलिटिक्स की वजह से। इस पॉलिटिक्स को चेंज करके ही शायद कोई बदलाव आ सकता है। लेकिन ये फिर करे कौन? कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश के अंदर सबसे ज्यादा ताकत युवाओं के हाथ में होती है, और भारत के युवाओं को तो खैर कहना ही क्या। जितने डरपोक युवा भारत के हैं उतने डरपोक युवा किसी भी देश के नहीं है। ये सिर्फ कहने को जवान है। पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं माना जाता कि आत्मा अमर है, यहाँ माना जाता है, और सबसे ज्यादा डरपोक लोग यहीं के हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी नदी को माता नहीं माना जाता, यहाँ माना जाता है, और यहाँ तो नदियों की हालत देख लो। पूरी दुनिया में कहीं भी गाय को माता नहीं माना जाता, यहाँ माना जाता है। और इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। इसलिए अगर भारत के अंदर राजनीतिक गुलामी है तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। जैसे लोग होंगे वैसी ही पॉलिटिक्स होगी। इसी का नतीजा है यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सिस्टम, क्लाइमेट चेंज। आज दिल्ली में इतनी खराब हवा है, तुम्हें क्या लगता है ये ठीक नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर तुम्हें फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री पानी से फुर्सत मिले तो हो सकता है तुम इस बारे में सोचो। और फिर इसी पॉलिटिक्स की वजह से क्लाइमेट खराब होता है, इसी वजह से क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। और इस क्लाइमेट चेंज का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।